वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेंट्री, जिससे हमने जाना इन्वेंट्री किसे कहते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया जाता है, ठीक है, कॉस्ट क्या होती है इन्वेंट्री की एनआरबी क्या होती है, राइट। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, या कॉस्ट अदर कॉस्ट क्या होती है, हमने सारी चीजों को समझ लिया था। मैंने लास्ट क्लास में उसको वहीं तक रखा था क्योंकि उससे हमारा एक टॉपिक स्टार्ट करना था मुझे, जो था ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट्स वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग का ये टॉपिक, और ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाता। मैं अगर आपसे पूछूं ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट क्या होता है। कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट बनाने एक ही जाते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं। हम प्रोसेस एक स्टार्ट करते हैं और उसे दो प्रोडक्ट बनते हैं साइमल्टेनियसली, और उसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको अपन बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसी को डिस्कस करूं तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आते हैं, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है हम समझते हैं। आप मान लो क्रूड ऑयल है, आप क्रूड ऑयल लेकर आए, आप क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन नहीं करते, आप क्रूड ऑयल लेकर आए, आपने इसका क्या किया, आपने इसकी रिफाइनिंग की। क्या किया? रिफाइनिंग की। अब जब आप इसकी रिफाइनिंग करते हो, राइटिंग बहुत गंदी आ रही, आप क्रूड ऑयल लेकर आए, फिर आपने इसकी क्या की, आपने इसकी की रिफाइनिंग। आपने इसकी की क्या? रिफाइनिंग। ठीक है। अब जब आपने रिफाइनिंग की ना, तो इससे बने तीन तरह के प्रोडक्ट। क्या बने? तीन तरह के प्रोडक्ट बने। तीन तरह के जो प्रोडक्ट बने वो कौन कौन से बने? देखो इससे बने तीन तरह के प्रोडक्ट। एक बना आपका पेट्रोल, ठीक, एक बना आपका डीजल, और एक आपका बना है जिसको अपन कहते हैं पेट्रोलियम कोक या सल्फेट। ठीक है ना, पेट्रोलियम कोक, और एक बना आपका डीजल। ये तीन प्रोडक्ट है। अब देखो ये जो तीन प्रोडक्ट बने ना बच्चों, स्टूडेंट्स, इन तीन प्रोडक्ट्स में आपका पेट्रोल डीजल की तो क्या है, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, इसकी मार्केट में सिग्निफिकेंट वैल्यू है कि नहीं है? एक क्या है, सिग्निफिकेंट वैल्यू राइट, सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है, ज्वाइंटली बने, ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ बने। आप रिफाइनिंग का काम कर रहे थे, दोनों साइमल्टेनियसली बने, ज्वाइंटली ये प्रोडक्ट्स बने हैं, और प्लस ये भी बना है। इसकी मार्केट में क्या कोई वैल्यू है? नहीं, इसकी वैल्यू क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, राइट, सिग्निफिकेंट है। ऑल्दो ये ज्वाइंटली बना है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, बाय प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट। क्योंकि भाई हमारा मोटिव पेट्रोलियम कोक बनाना नहीं था, हमारा मोटिव पेट्रोलियम कोक बनाना नहीं था। हमारा मोटिव तो क्या था, हमारा मोटिव था कि हम बनाए पेट्रोल, ठीक है, हम बनाए डीजल, क्योंकि इसकी मार्केट में क्या है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसको बेच के हमें प्रॉफिट होगा। अब हम बना तो ये रहे थे, साथ में बन गया पेट्रोलियम कोक भी हमारा बन गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। जिसकी ना मार्केट में ज्यादा डिमांड होती है, ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, इसको अपन बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। अब बताओ, इन तीनों की रिफाइनिंग करते वक्त आपने एक कॉस्ट इंकर करी होगी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कॉस्ट क्या करी होगी, इंकर करी होगी। अब मान लो आपने जो कॉस्ट इंकर करी, वो कॉस्ट आपने इंकर करी 6 लाख रुपए, ठीक है, और आप ये जो क्रूड ऑयल लेकर आए थे, मान लो क्रूड ऑयल आपको मिल गया था 4 लाख रुपए का। बात ये आती है कि भाई आप क्रूड ऑयल लेकर आते हो, क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग भी करते हो, पेट्रोल भी बना लेते हो, डीजल भी बना लेते हो, साथ में आपका पेट्रोलियम को एज ए बाय प्रोडक्ट भी बन जाता है। लेकिन आपने इतनी टोटल मिला के कॉस्ट भी, अगर मैं बात करूं, क्रूड ऑयल लेकर आया प्लस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो टोटल कॉस्ट आपने 10 लाख इंकर भी कर दी। क्या किया? 10 लाख कॉस्ट इंकर भी कर दी। लेकिन ईयर एंड पे जब आप बैलेंस शीट बनाने बैठोगे, तो पेट्रोल और डीजल को कैसे वैल्यू करके बुक में रिकॉर्ड करोगे? ये प्रॉब्लम आ जाती है आपके किसमें, ज्वाइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट के केस में, क्योंकि तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो
अब इस कॉस्ट को जो आपने इंकर कर दी, ये जो कॉस्ट जो आपने इंकर कर दी है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम आती है ना। इस प्रॉब्लम से डील करता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और हमें बताता है, क्या बताता है देखो। वो कहता है कि यहाँ तक ये जो कॉस्ट इंकर आपने करी, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे ज्वाइंट कॉस्ट। क्या बोलोगे, ज्वाइंट कॉस्ट। और हमारा मोटिव क्या था, हमारा मोटिव तो इनको बनाना था ना, ठीक है, हमारा मोटिव इनको बनाना था। तो ये जो कॉस्ट है इसको हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस ज्वाइंट कॉस्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ज्वाइंट प्रोडक्ट। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ज्वाइंट प्रोडक्ट। हमारे ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोल और डीजल हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट है। भाई जो हम बनाने चल रहे थे, जो मिला, दो चीज साइमल्टेनियसली सिंगल, वो तो हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट है। और ये जो मिल गया ये हमारा ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं है, ये इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तरीका बताया है कि आपकी जो ये है ना पेट्रोलियम कोक है, आप इसका डिटरमाइन करो क्या, आप इसकी डिटरमाइन करो एनआरवी। क्या डिटरमाइन करो, एनआरवी। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था एनआरवी क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था एनआरवी क्या होता है ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना एनआरवी क्या होता है। एनआरवी होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट रिक्वायर्ड टू इंकर, है ना, टू मेक इट सेलेबल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और सेलिंग एक्सपेंस, ना एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग, है ना, और कॉस्ट ऑफ सेलिंग ये होता है। अब देखो मान लो आपका ये जो मिला पेट्रोलियम कोक निकला, ठीक है ना, इस पेट्रोलियम कोक की जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी, वो मान लो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस थी 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। हम मान के चले से कोई भी हमें फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, ये जैसा निकला था वैसे वैसे सेलेबल। लेकिन इसको बेचने में ना हमें कॉस्ट इंकर करना पड़ता कितने का, 10,000 रुपए का, राइट। तो इसकी एनआरवी क्या होती, इसकी एनआरवी होती 1,00,000 रुपए। क्या होती, 1,00,000 रुपए। क्या होती, 1,00,000। तो हम क्या करेंगे, ये जो एनआरवी आई है ना, किसकी एनआरवी आई है, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट जो आई है, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट जो आई है, इसको हम माइनस कर देंगे ज्वाइंट कॉस्ट में। क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। राइट, तो ये ठीक है, इसको आप ना ज्वाइंट कॉस्ट की जगह अभी टोटल कॉस्ट ही बोलो ना, कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में, क्योंकि इसलिए ना इसको क्या बोलो, टोटल कॉस्ट ही बोलो। ये टोटल कॉस्ट है इसकी, ज्वाइंट प्रोडक्ट यानी ऑल प्रोडक्ट्स की, इसकी ज्वाइंट प्लस बाय प्रोडक्ट की, ठीक है, ऐसे बोलो। वो कंफ्यूजन भी है और गलत भी है, ठीक है। तो आपने टोटल कॉस्ट कितनी इंकर करी थी, 10,00,000 रुपए की इंकर करी थी, जो कि ज्वाइंट प्लस बाय प्रोडक्ट की थी। अब आपको कॉस्ट चाहिए इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पेट्रोल प्लस डीजल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको कॉस्ट चाहिए कि भैया क्या कॉस्ट है। तो आप क्या करोगे, आप टोटल कॉस्ट में से, आप इस टोटल कॉस्ट में से एनआरवी ऑफ प्रोडक्ट, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी कि आपको ये जो मिलेगा ना, ये जो मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, इसको घटाने के बाद आपको यहां मिलेगा, ये जो मिलेगा ये आपकी हो जाएगी ज्वाइंट कॉस्ट। क्या हो जाएगी, ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। समझ में आया, देखो फिर से देखना, आसानी से देखना। आप क्रूड ऑयल लेकर आए थे 4 लाख रुपीस का, उसको रिफाइन करके आपने 3 प्रोडक्ट, आपका मकसद था प्रोडक्ट बनाना, पेट्रोल डीजल, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ आपका एक प्रोडक्ट और बन गया पेट्रोलियम कोक। तो आपने टोटल कॉस्ट कितनी इंकर करी, आपने जो टोटल कॉस्ट इंकर करी,
आपने वो टोटल कॉस्ट इंकर करी 10 लाख रुपए की, राइट। 10 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट इंकर करी ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट को बनने में लगा। लेकिन आपको ये पता करना है कि भाई इन दोनों प्रोडक्ट को, पेट्रोल और डीजल को बनाने में मेरी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी लगी। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपकी जो पेट्रोलियम कोक बना है, यानी आपका ये जो बाय प्रोडक्ट बना है, उसकी एनआरवी आप इस टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दोगे। क्या करोगे, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दोगे और आपको क्या मिल जाएगी, ज्वाइंट कॉस्ट। मैं आपको और बता दूं, ये जो आपका टोटल कॉस्ट है इसका नाम और भी हो सकता है, कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, है ना, पॉइंट ऑफ सेपरेशन भी है, जहाँ पे तीनों सेपरेट हुए उस पे, या सिंपली इसको कई बार सेपरेशन कॉस्ट भी बोल देते हैं। तो नाम कुछ भी हो सकता है, कई अलग अलग जगह अलग नाम लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो टोटल कॉस्ट से आपको मिल जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट, राइट। यहां से आपको ज्वाइंट कॉस्ट मिल जाएगा। अब आगे का जो समस्या है, हमारी जो समस्या है वो ये है कि भाई ये हमें जो ये ज्वाइंट कॉस्ट मिली है, हमें जो ज्वाइंट कॉस्ट मिली है, इस ज्वाइंट कॉस्ट को हमें एलोकेट करना है, ठीक है ना। हमें ज्वाइंट कॉस्ट कितनी मिल गई, अगर मैं आपसे पूछूं हमें ज्वाइंट कॉस्ट कितनी मिली है, तो 10 लाख था, ठीक है ना। इस 10 लाख में अगर एक आध जीरो ज्यादा लग गया भाई तो ध्यान मत देना, इस 10 लाख में से 1 लाख घटा दोगे तो ज्वाइंट कॉस्ट आपको मिली 9 लाख, राइट। इस 9 लाख को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, पेट्रोल में और डीजल में, ठीक है, और डीजल। अब आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये हम बताएंगे, मैं बताऊं, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भाई, पेट्रोल की कोई सेलिंग प्राइस होगी और डीजल की कोई सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। या तो सेलिंग प्राइस एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन होगी, या सेपरेशन के बाद हो सकता है और फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर रिफाइनिंग रिक्वायर्ड हो, या कुछ और चीजें रिक्वायर्ड हो सकता है कुछ और कॉस्ट इंकर करना पड़े पेट्रोल और डीजल को कंप्लीटली सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, ठीक है। तो दो कंडीशन बनेगी ना, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ सेपरेशन के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन के बाद अगर मैं बात करूं तो आप बताओ दो कंडीशन बनेंगी कि नहीं बनेंगी, है ना। पॉइंट ऑफ सेपरेशन के बाद दो कंडीशन बनेंगी। अब वो दो कंडीशन क्या बनेंगी, या तो सेलेबल होगा एज इट इज, जैसा बना है वैसे ही क्या होगा, सेलेबल होगा एज इट इज, या रिक्वायर्ड होगी फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। दो चीजें, या तो सेलेबल होगा एज इट इज, जैसा बना है वैसा ही, ठीक है ना, या फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। मैं मान के चल रही हूँ, मान लो हमारा जो अभी प्रोडक्ट बना है वो सेलेबल है एज इट इज, क्या है वो, सेलेबल है एज इट इज। तो भैया हम देख लेते हैं सेल वैल्यू क्या है, हम सबको एक चीज पता है, क्या पता है कि पेट्रोल महंगा रहता है, डीजल सस्ता रहता है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि मान लो ये जो पेट्रोल आगे जाके बिकेगा, पेट्रोल मान लो बिकेगा 100 रुपए पर लीटर पे, और डीजल बिक जाएगा 80 रुपीज पर लीटर। क्या है, पेट्रोल बिक जाएगा 100 रुपए पर लीटर पे और डीजल बिक जाएगा 80 रुपीज पर लीटर पे। तो अब मुझे जब डिस्ट्रीब्यूट करना है पेट्रोल और डीजल में, तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, पेट्रोल के लिए मैं क्या करूंगी, 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 180, और डीजल के लिए क्या करूंगी, 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइड बाय 180। करके देख लो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 से 90 चला जाएगा, 5 टाइम्स, ये कितना बचेगा, 50,000, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी, इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है फिलहाल, ठीक है। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपीज, ठीक है, राइट। ऐसे ही जीरो से जीरो यहाँ काट दो, 18 को इधर काट दो, 18 पंचे 90, 50,000, ठीक है। 8 5 40, 4 लाख वैल्यू इधर, ठीक है, समझ आया। इस तरीके से हम वैल्यू को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
ये पेट्रोल में और डीजल। देखो क्या लिखा है, आइए देखते हैं, है ना, क्या लिखा है, चलिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है, चलो पढ़ें क्या लिखा है भाई। Joint product refer to product that are produced simultaneously from common input and process। ठीक है ना, ज्वाइंट प्रोडक्ट रेफर करते हैं उन प्रोडक्ट को जो साइमल्टेनियसली, एक साथ, है ना, साइमल्टेनियसली एक साथ बने हैं ना, प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, कॉमन इनपुट से बने हैं और प्रोसेस से बने हैं। जैसे कि हमारा कॉमन इनपुट क्या था, हमारा कॉमन इनपुट था क्रूड ऑयल, ठीक है ना, और हमारा कॉमन प्रोसेस क्या था, हमारा कॉमन प्रोसेस था रिफाइनिंग, ठीक है ना, हमारा कॉमन प्रोसेस क्या था, हमारा कॉमन प्रोसेस था रिफाइनिंग का, ठीक है ना। एंड बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट रेफर्स टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन एडिशन टू मेन प्रोडक्ट के एडिशन में बन गए, हमारा बनाने का कोई मन नहीं था, बन गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या है, कॉस्ट इंकर्ड अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जो आपने कॉस्ट इंकर करी है पॉइंट ऑफ सेपरेशन तक, उसको एलोकेट करना होता है ज्वाइंट प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो हमने पॉइंट ऑफ सेपरेशन तक जो कॉस्ट एलोकेट करी थी, है ना, पॉइंट ऑफ सेपरेशन तक जो हमने कॉस्ट एलोकेट करी थी वो क्या थी, वो थी 10 लाख रुपीस, राइट है, जिसको हमें एलोकेट किसमें करना था, ज्वाइंट प्रोडक्ट में करना था, किस पे, सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहाँ पे वो स्प्लिट हुए हैं, अगर वहां पे वो सेलेबल कंडीशन में मैंने बताया था, और अगर कोई वैल्यू रिक्वायर्ड है कंप्लीशन के बाद, उसके बाद अगर वो सेलेबल होते हैं तो वहां, ठीक है, दोनों पे जो सेल वैल्यू होगी उनको हम लेकर करेंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें निकालना होता है कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट, निकालना होता है ना कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट के लिए हम वो ज्वाइंट कॉस्ट जो भी मैंने बोला था, यहाँ पे यार ज्वाइंट कॉस्ट की जगह ना टोटल कॉस्ट कर लो यार, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, तो ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट माइनस एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, वही हमने किया था, क्या किया था, है ना, 10 लाख था और 10 लाख में से हमने माइनस किया था 1 लाख एनआरवी, है ना, और एनआरवी माइनस करके हमने कॉस्ट निकाल ली थी। अब क्या था, एनआरवी निकालना था अगर मैं बाय प्रोडक्ट का, है ना, तो एनआरवी हमने कैसे निकाला था, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग माइनस किया था। तो हमारे पास हमें कोई कॉस्ट इंकर करनी नहीं थी ना फर्दर प्रोसेसिंग, तो इसे हमने लिया था क्या, जीरो, हमने इसे क्या मान लिया था, जीरो, ठीक है। और हमारा सेलिंग प्राइस क्या था, हमारा सेलिंग प्राइस था 1,10,000 रुपए, और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट क्या था उसको बेचने के लिए 10,000 रुपए, तो हमारी एनआरवी क्या आ गई थी, 1 लाख आई थी। यही किया था हमने, और देखो उसको आगे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके भी बता दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके भी बता दिया। अगर और कोई कॉस्ट इंकर करते, ठीक है, मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि वो ये कहे कि भाई सेलेबल है इस प्राइस पे, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद अगर सेल करोगे तो पेट्रोल आपका बिक जाएगा 120 रुपए पे और डीजल बिकेगा 100 रुपए पे, तो आप वो प्राइस को लेकर करोगे। जनरली ऐसा नहीं दिया रहेगा, कंफ्यूजन, अगर पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे सेलेबल है तो वहां की सेलिंग प्राइस उठाओगे और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये था आपका ज्वाइंट कॉस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हाउ टू बाइफरकेट ज्वाइंट कॉस्ट, है ना, मतलब समझे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई ज्वाइंट कॉस्ट के केस में उसको कैसे एलोकेट किया जाता है ज्वाइंट प्रोडक्ट के बीच, बताइए, है ना। तो आप इसमें पूरा ये लिख भी सकते हो जो कि मैंने अभी आपको नोट्स में दिखाया था, प्लस आप उसे एग्जांपल्स के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हो। ये मैंने बहुत अच्छे से कवर किया। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है जिसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो है डिस्क्लोजर का, और ये क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, मैं आपको बता दूं बन सकते हैं। तो आपको हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर्स पता होने चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर देना है, ठीक है, हमें उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर्स ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं होते याद रखना, बहुत आसान है डिस्क्लोजर्स को याद रखना, ठीक है। तो लेकिन आपको हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर पता होना चाहिए, क्योंकि
ये ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्टली पास्ट ईयर्स में भी आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डिस्क्लोज, क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? द अकाउंटिंग पॉलिसी, भैया क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी है आपने मेजर करने के लिए इन्वेंट्री को, जिसमें आप कौन सा कॉस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं ये बताना है। टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, कि भाई आपके पास कितनी इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 15 लाख की इन्वेंट्री है, ठीक है, तो 15 लाख की इन्वेंट्री कह देने से मतलब नहीं होता, इसको आपको बाइफरकेट करना है कि इसमें रॉ मटेरियल कितना है, इसमें WIP कितना है, ठीक है ना, इसमें फिनिश गुड्स कितना है, या क्या आपके पास कोई स्टॉक इन ट्रेड है, आपको ये सब भी बताना है, उसका क्लासिफिकेशन देना है। अगर इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन हो सकता है कि ये कंज्यूमेबल्स हैं, ठीक है, या कुछ और क्लासिफिकेशंस हैं, स्टोर्स हैं, अदर्स हैं, तो वो भी आपको क्लासिफिकेशंस देने हैं। तो कोई ज्यादा डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वेंट्री के केस में, बट ये डिस्क्लोजर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं UPSC ऑप्शनल के सब्जेक्ट है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, इस स्टैंडर्ड से बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कमीशन, वो यही है। मैं बात करूं अगर तो राइट शॉर्ट नोट ऑन, आपको सिग्निफिकेंस तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। थर्ड, हाउ कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम NRV, ठीक है। Why valuation of inventory is important, ठीक। फिफ्थ, define inventory as per accounting standard 2। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर में अकाउंटिंग से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैंने भी आपको फिर भी बता दिए हैं, वैल्यूएशन कैसे होगा, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल से बिल्कुल अछूता रखा है, नहीं बताया है, बेसिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे होता है, जो आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। और तो मुझे नहीं लगता, हाँ एक क्वेश्चन इसमें और हो सकता है जो कि पूछा जाए उनसे, आप लोगों से, वो हो सकता है डिस्क्लोजर, required as per अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और लिखने में आप लोग तो वैसे ही प्रो होते हैं, लिखना आपको आता ही है, ठीक है। तो आप पूरा स्टैंडर्ड समझ चुके हैं, आपने उसका सिग्निफिकेंस समझ लिया, इंपॉर्टेंस समझ लिया, वैल्यूएशन कैसे होता है आपको ये पता है कि कॉस्ट क्या होती है, राइट, और ये NRV से कैसे डिफरेंट है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और इन्वेंट्री को डिफाइन करो, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, डिस्क्लोजर्स क्या है वो भी आपको इन नोट्स में मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता रखा है बहुत हद तक, अगर मैं सिग्निफिकेंस और क्या कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है इनकी बात करूं तो आंसर काफी सिमिलर बनेंगे, बट वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो आपको पता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे करते हैं, कॉस्ट और NRV जो भी लोअर होता है उससे करते हैं। कॉस्ट क्या होती है, NRV क्या हो सकती है, आप इसको आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं।
राइट, एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको ये भी लिखना होगा कि कॉस्ट और एनआरवी को हमेशा कंपेयर किया जाता है आइटम बाय आइटम बेसिस पर, तो ये भी आप समझ चुके हैं। ऑल ओवर पूरा स्टैंडर्ड आपने कवर कर लिया है और इस तरह के क्वेश्चन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे अगर क्वेश्चन कवर होता है तो, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। अगर आप मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में उसको दें। थैंक यू, राधे राधे।